नाम डॉक्टर मारंग बलूच है और मैं यहाँ बलूच की कमेटी की। बस आपने अब मुझे देख के बात कर ली, कैमरे में नहीं, ठीक है जी। अब बताइए आपका नाम। मेरा नाम डॉक्टर मारंग बलूच है और आज हमारी तहरीक का 35वां दिन है। बलूच की कमेटी की जानिब से ये तहरीक बलूच नस्लकुशी के खिलाफ 23 नवंबर को स्टार्ट हुई, जब एक निहत्ता नौजवान जिसको दौरान कस्टडी जो है ना उसको फेक इनकाउंटर में मारा गया, उसके ख़ानदान के हमरा हमने तुरबत में 15 दिन तक जो है ना एहतजाजी धरना दी। एहतजाजी धरने के बाद कमेटी और लवाकिन के फैसले के बाद हमने लॉन्ग मार्च का इनेकाद किया। जब लॉन्ग मार्च का इनेकाद किया गया, सबसे पहले हम पंजगूर गए। पंजगूर में ये इस लॉन्ग मार्च में हम बेसिकली तौर पर, क्योंकि बलूचिस्तान में जिबरी गुमशुदगी का मसला एक दो घर का नहीं है, तकरीबन हज़ारों की तादाद में लोग इससे मुतासिर है, लेकिन डर और खौफ की वजह से वो कभी सामने नहीं आते, ना अपने केसेस को रजिस्टर करते हैं। एक ऐसी लॉलेसनेस है जहाँ पे सबसे पहले अगर कोई गुमशुदा होता है तो पुलिस स्टेशन जाता है, पुलिस स्टेशन उसकी FIR दर्ज करने से इनकारी हो जाता है, उनके केसेस का इंदराज नहीं होता है। अगर जो बराए नाम की कमीशन बनाई गई है, जब वहाँ उनके केसेस का इंदराज होता है तो वो ख़ानदानों को हरासा करते हैं और इनको इस हद तक हरासा किया जाता है कि वो अपने केसेस से पीछे हट जाएं। ऐसे बहुत से ख़ानदान हैं जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस किया है कि कमीशन में जो अफराद हैं उन्होंने इनके घर वालों को हरासा किया, जिससे उन्होंने अपने केसेस छोड़ दिए हैं। तो ये तहरीक बलोच नस्लकुशी के ख़िलाफ़ जब स्टार्ट हुई तो हमने हर जगह बलूचिस्तान में जाकर रजिस्ट्रेशन कैंप का इनेकाद किया, जलसे किए, जो जितने वहाँ ख़ानदानी थे उनको हौसला दिया कि वो आए और इस तहरीक का साथ दें। तो तुरबत में हमारे पास तकरीबन 15 से 20 ख़ानदानी थे, लेकिन जैसे जैसे ये तहरीक आगे चलती गई वहाँ हमने लोगों को हौसला दिया और जो लापता अफराद के अलावा कि जिनके केसेस कहीं पे इंदराज नहीं थे उन्होंने भी अपने केसेस इंदराज करना स्टार्ट किए। लेकिन हमें बहुत सी मुश्किलात का सामना करना पड़ा। सबसे पहले जो बालाज का केस था वो उसमें सेशन कोर्ट ने CTD के ख़िलाफ़ FIR दर्ज कराई थी, लेकिन उस दौरान हुकूमती वज़ीर दाखिला और वज़ीर इत्तलात जो है हमारे सूबाई, उनकी तरफ से बार बार स्टेटमेंट्स जारी करके बालाज को बिना किसी उसके दहशतगर्द करार दिया गया और अपने ही अदालत का जो फैसला था उसको क्वाश करने की भी कोशिश की गई। तो बालाज की फैमिली को अब से बेजा में रखा गया, उनकी बहन को जो है ना हरासा किया गया। जब ये तहरीक स्टार्ट हुई, जब हम सबसे पहले सुराब पहुँचे तो वहाँ डेथ स्क्वाड के कारिंदों ने जो है ना हमारा रास्ता बंद किया और हमें आगे जाने नहीं दिया। उसी दौरान जो है ना हमारे पास एक लापता अफराद के लवाकिन है ज़ीशान, जो पंजगूर से हमारे हमरा आए थे, उनके जो वालिद साहब है ज़हीर, उनको गुमशुदा किया गया है। तो वहाँ उन पर तशद्दुद भी किया गया, वो फुटेज वो सब कुछ हमारे पास मौजूद है। फिर भी ये तहरीक आगे चलती रही। हुज़ार में डेथ स्क्वाड के कारिंदों ने हमें रजिस्ट्रेशन करने नहीं दिया और उसके बाद जहाँ जहाँ से ये तहरीक गुजरी वहाँ लोगों पर FIR दर्ज किए गए। जहाँ हम कोलू में किसी घर में हम लोग रिहाइश पजीर थे, रात गए जो है ना छापे मारे गए, सिब्बी डिवीज़न के कमिश्नर के ज़रिए जो है हमें ये कहा गया कि हम आपको आगे नहीं जाने देंगे। और फिर जब हम कोलू में थे, कोयटा पहुँचे सबसे पहले। ये लॉन्ग मार्च तुरबत टू कोयटा का था सबसे पहले, लेकिन तुरबत कोयटा पहुँचते साथ ही वो जो स्टेटमेंट्स थे वो तो जारी रहे हमारे खिलाफ। उसके साथ साथ तुरबत में कोयटा में रेड जोन को टोटल ब्लॉक कर दिया गया। रेड जोन को ब्लॉक करने का मकसद ये था कि हमें इश्तियाल अंगेज़ी की तरफ लेकर जाया जाए और जो ये पुरअमन तहरीक है इसको ख़त्म करने की जो रियासती साजिश थी वो कामयाब हो जाए। तो हमारे साथी सरियाब मिल एक कोयटा का बहुत दूर दराज और सर्द इलाके, ना वहाँ वाशरूम की एक्सेस है ना कुछ। 4 दिन तक सर्दी में हमने वहाँ पे धरना जारी किया और उस धरने में हमारे हज़ारों की तादाद में लोगों ने शिरकत की। हम मुसलसल 2 दिन तक हमने जो है ना एहतजाजी रैलियाँ निकाला, जिसमें पूरे कोयटा में हमने जो है ना एहतजाजी रैलियाँ निकाली। 4 दिन बाद हमारे साथियों ने ये फैसला किया कि हम इंतज़ामिया को और रियासत को ये मौका नहीं देंगे कि इस पुरअमन तहरीक को वो कुचल सके, क्योंकि कोयटा में मीडिया ब्लैकआउट है। ओवरऑल बलूचिस्तान की खबरें कभी मीडिया में नहीं आती है, ना ही प्रिंट मीडिया में और ना ही इंटरनेशनल मीडिया में। इंटरनेशनल मीडिया को कभी इजाज़त नहीं दी जाती है कि वो कोयटा में या बलूचिस्तान की खबरों को जो है ना ऑन एयर कर सके। इंटरनेशनल सहाफ़ियों को इजाज़त नहीं दी जाती है। तो हमने इस मोबिलाइजेशन को आगे ले जाते हुए हमको इस्लामान बलूचिस्तान के रास्ते से हमने ये फैसला किया कि हम इस्लामाबाद की जानिब जाएंगे। तो कोलू में भी हमारे साथ मुश्किलात है। जहाँ जहाँ हमने वॉल चेकिंग की, रात गए उस वॉल चेकिंग को उतारा गया, हरासा किया गया कि जो फैमिलीज़ जो फीमेल इनमें मौजूद है हमें इनके नाम बताए जाएँ। हमारे जो मेल साथी थे और उनके घरों में फ़ोन किए गए, उनके वालिद मोहतरम को सबको धमकाया गया कि हम आपके बेटों को उठा कर ले जाएंगे। लेकिन फिर भी ये तहरीक नहीं रुकी। कोलू में ही जब हम थे, जब डीजी खान में जो लोग हमारे मार्च की वेलकम का इंतज़ार कर रहे थे और वो तैयारियां कर रहे थे, 15 के करीब लोगों को गिरफ्तार किया गया, FIR दर्ज की गए, रास्ते में रुकावटें डाली गई। वो फीमेल स्टूडेंट्स जो इस मार्च का सिर्फ और सिर्फ वेलकम कराना चाहते थे, उनकी लिस्ट बनाई गई ताकि उनको हरासा किया जा सके, उनको तशद्दुद किया गया, पुलिस ने उनको मारा पीटा।
صرف اور صرف اس لیے کہ وہ جمع نہ ہو سکے. اور انلیگلی میں وہ 144 نافذ کیا گیا, جس کی وجہ یہ تھی کہ وہ یہ تحریک ڈی جے خان میں انٹر نہ ہو سکے. پھر بھی اس تحریک کی کامیابی کا سب سے بڑا وہ یہ ہے کہ ایک عوامی تحریک ہے, بلوچ قوم کی مزاحمتی تحریک ہے, جہاں بلوچ قوم نے بڑھ چڑھ کر اس کے لیے حصہ لیا. ڈی جے خان میں جب ہم پہنچے, ڈی جے خان میں ہزاروں لوگوں نے اس کارواں کا استقبال کیا. ہزاروں لوگ جو ہے نا کوئی سلیمان میں بار خان سے اس کارواں کا حصہ بنے. اور آگے جاتے جاتے جب ہم ڈی جے خان پہنچے, وہاں پر بھی ہم نے گدائی چنگی میں جو ہے نا 2 دن کا دھرنا دیا, کیونکہ ظاہر سی بات ہے یہ تحریک بلوچ نسل کشی اور جبری گمشدگیوں کے خلاف ہے. تو اس تحریک کے دوران جتنے لوگ گرفتار ہوئے تھے, ہم چاہتے تھے کہ وہ پہلے رہا ہو جائے, تبھی ہم فارورڈ موو کریں گے. جب ان کی رہائی ہوئی اس کے بعد ہمیں ٹرانسپورٹ نہیں دیے گئے, مطلب ہر طرح کی مشکلات ہمارے راستے میں ڈالے گئے. ٹرانسپورٹ کے لیے بھی ہم نے دھرنا دیا. ٹرانسپورٹ کا جب ایشو سولو ہوا, جب ہم اسلام آباد کی ڈی آئی خان گئے, ڈی آئی خان میں بھی لوگوں پر جو ہے نا پھر سے FIR کی گئی جنہوں نے ہمارا استقبال کیا تھا. ڈی آئی خان سے جب ہم اسلام آباد پہنچنے والے تھے, اسلام آباد پہنچتے ساتھ ہی ہمیں ٹول پلازا میں روکا گیا. روکنے کی جب ہم نے وجہ دریافت کی تو انہوں نے کہا آپ کو پریس کلب انٹر نہیں ہونے دیں گے, آپ کو کسی پارک میں رکھیں گے لیکن پریس کلب انٹر نہیں ہونے دیں گے. لیکن اس کی واضح وجہ یہ تھی کہ وہ لوگ آگے جو ہے نا ہمارے راستے میں رکاوٹیں کھڑی کرنا چاہتے تھے. جب ہم نے انتظامیہ کے ساتھ یہ نیگوسیشنز کیے کہ ہم جو ہے نا پیسفلی جائیں گے, جس طرح ابھی ہم 4 دن سے اس پریس کلب میں بیٹھے ہوئے, اسی طرح ہی ہم اپنا احتجاج ریکارڈ کرانا چاہتے تھے, لیکن ہمیں روکا گیا. اور اس کے بعد جب ہم 26 نومبر میں بیٹھے ہوئے تھے اور ہم نے بھی فیصلہ کر لیا تھا, بہت سردی تھی, واش روم کی سہولیات نہیں تھی, نہ ہی ہمارے جتنے بلوچ اسٹوڈنٹس تھے یا لیفٹ کے جتنے لوگ تھے سب کے سب کوئٹہ پریس یا اسلام آباد پریس کلب میں ہمارا انتظار کر رہے تھے. تو ہمیں روکنے کی وجہ یہ تھی تاکہ ہمارے حوصلوں کو پست کیا جائے. اور پھر سردی میں ہم نے یہی فیصلہ کیا کہ ہم آگے موو نہیں کریں گے. ہمارا شروع دن سے ہی یہ فیصلہ تھا کہ جہاں جہاں ہمیں ریاست روکے گی وہاں ہم وہیں پہ دھرنا دیں گے, لیکن ہم آگے موو نہیں کریں گے. ریاست کو یہ موقع نہیں دیں گے کہ وہاں پر روایلہ سے استعمال کر سکے. جب ہم نے یہ فیصلہ کیا 2:30 بجے 12:30 کے ٹائم کہ ہم آگے موو نہیں کریں گے, تب ہمیں اطلاع ملی کہ پریس کلب میں جو ہمارے ساتھی انتظار کر رہے تھے مارچ کمپلیٹ پر واٹر کینن سے اور جو ہے نا لاٹھی چارج کر کے عورتوں کو اور نوجوانوں کو بہت زیادہ مارا گیا تھا. اور باقاعدہ یہ لوگ بار بار یہی بات بول رہے تھے کہ مارو ان کو. وہ بالکل بول رہے تھے کہ بھائی ہم گرفتاری دینے کے لیے تیار ہیں, لیکن کا یہی وہ تھا کہ وائس لیکس بھی ہوئے ہیں کہ مارو ان کو, مارنا ہے, آگے نہیں چھوڑنا ہے. پھر سب سے پہلے جو ہمارے, کیونکہ ریاست جو ہے نا چاہتی تھی کہ یہ چیز میڈیا کے سامنے نہ آئے, تو ہماری خود کی جو ٹیم جو کوریج دے رہی تھی سوشل میڈیا میں, سب سے پہلے دعویٰ ان پر بولا گیا. مردوں کو گھسیٹ رہے تھے تو عورتوں نے جب ان کو بچانے کی کوشش کی, میں خود گاڑی کے اوپر چڑھی کہ میں کسی مرد کو پھر سے گمشدہ انہیں نہیں دوں گی اس ریاست کیا. تو میرے ساتھ جو ہے نا گاڑی پہ چڑھی تھی بولان کریم کی بہن, جس کے بھائی کو 10 سال سے گمشدہ کیا ہے, ذیشان جس کے باپ کو جو ہے نا 10 سالوں سے گمشدہ کیا گیا ہے, اور علی شیر اتنا چھوٹا بچہ ہے 13 سال کا, وہ بھی میرے ساتھ چڑھا تھا. ہمیں یہ لگ رہا تھا اس ٹائم کہ شاید ریاست جو ہے نا ان کو نہیں لے جائے گی, شاید ہمیں تنگ کرنے کی کوشش کر رہی ہے. لیکن اب میں یہ سمجھتی ہوں کہ ریاست نے ہمارے لیے ایک ہی پالیسی بنائی تھی, ان کو مارنا ہے لیکن ان کو نہیں چھوڑنا ہے. گاڑی اسٹارٹ کی گئی, پہلے میں گری, بولان کریم کی بہن گری, گلزار دوست گرا, اور بہت سے ہمارے ساتھی جو اس گاڑی سے چپکے ہوئے تھے ان کو بھی گرایا گیا. پھر سے ہم دھرنے کی جگہ میں گئے, پھر سے ہمارے اوپر پھر سے تشدد کیا گیا. اور اس مرتبہ 4 مرتبہ 2 مرتبہ پریس کلب آئے اور 2 مرتبہ وہیں 26 نومبر پہ, اور عورتوں کو مارا گیا, عورتوں کو گھسیٹا گیا, اور عورتوں کے ہاتھ میرے تو ہاتھ پاؤں سے مجھے اٹھا کر جو ہے نا گاڑی میں ڈالا گیا. میں بولتی رہی کہ میں گرفتاری دینے کے لیے تیار ہوں, لیکن بار بار بول رہے تھے پکڑو اس کو پکڑو, اس کو نہیں چھوڑنا ہے, یہ جو ہے نا دہشت گرد ہے, فلان ہے. تو جیسے ہی ہم تھانے پہنچنے کے بعد ہم نے یہی کام نے کس جرم کے لیے ہمیں گرفتار کیا گیا ہے, تو کوئی جرم نہیں بتایا گیا. وہاں پر بھی ہمارے ساتھ جو ہے نا ایک بے ایمانہ رویہ رکھا گیا. وومن پولیس اسٹیشن ہمیں جب ٹرانسفر کیا گیا تو سارے ہمارے ساتھیوں کے موبائل چھینے گئے. بوڑھی عورتیں تھیں ہمارے ساتھ, اور بوڑھی عورتوں کو بھی ہراساں کیا گیا. ایک بوڑھی اماں ہے ہمارے پاس, خلیل احمد کی امی ہے, اس کے پاس اس کی صرف جو بیٹا ہے اس کا صرف NIC اس کے پاس تھا, اس کو وہ NIC بھی ایکسیس نہیں دے رہے تھے. اور بچوں کو ہم تقریباً 52 عورتیں تھیں اور 6 بچے تھے ہمارے ساتھ. زبردستی ہمیں ایسے سیل میں رکھا گیا نہ جہاں پہ فرش تھا, ننگا فرش تھا, نہ ہمیں پانی دی گئی. وہاں پہ دوران حراست جو ہے نا ہماری ساتھی کو انزائٹی کا اٹیک بھی ہوا. میں چیختی رہی کیونکہ میں خود ڈاکٹر ہوں, اینڈ آئی واز اسیسنگ آر سچویشن. ہمیں پانی کا ایک بوند پہ نہیں دیا گیا. ہم بار بار چیخ رہے تھے کہ انہیں پیمز ہاسپٹل ٹرانسفر کیا جائے, ہم وہیں پہ رہیں گے, لیکن ایسا کچھ نہیں کیا گیا. اور کچھ ایسے پپٹ لوگوں کو جو ہے نا ایجنٹس کو بٹایا گیا تاکہ وہ عورتوں کو چیخ چلا کر جو ہے نا ان کو ٹارچر کر سکے. اور صبح بھی ہم لوگ جو ہے نا بغیر فرش کے باہر بیٹھے رہے, کھانا وغیرہ میں کچھ بھی نہیں دیا گیا. اینڈ دین آفٹر
2 बजे जो है ना मुझे फिर से अफ़ज़ बेजा में रखने के लिए मुझे पूरे इस्लामाबाद सिटी में गाड़ी में बैठकर घुमाया गया, ताकि फैमिलीज़ को ये जो माशाल्लाह से हमारी 4 रुकनी कमेटी थी वो फैमिलीज़ को हरासा करके फिर से कोयटा भेज सके। लेकिन फैमिलीज़ ने जब जाने से फौरी तौर पर इनकार किया, और जब हमने मुश्तरका तौर पर ये फ़ैसला किया कि हम इस्लामाबाद प्रोटेस्ट करने आए हैं तो प्रोटेस्ट करेंगे, तो उसके बाद भी जो है ना हमारे वकला के सामने, मीडिया के सामने जो है ना औरतों को हमला आवर हुए। मैं जब रिक्वेस्ट कर रही थी तो वो हमला कर रहे थे, वो एक एक को खींच कर घसीट कर जो है ना बच्चों की चीखें निकल रही थी। हम बार बार बोल रहे थे इनको छोड़ दें, ये इस्लामाबाद वाले हैं, इनको छोड़ दें, लेकिन कुछ भी कोई नहीं सुन रहा था। और एक ऐसी हालत बनाई गई जहाँ पे हमें ऐसा लगा कि हम शायद जो है ना ये जो जमहूरिया पाकिस्तान की ये जो रियासत है यहाँ पे नहीं है, बल्कि किसी मकबूजा कौम मुल्क में आया जहाँ पर हमला आवर हो रहे हैं ये सिपाही, जिन्होंने रंग बिरंगी वर्दियाँ पहनी हुई हैं और जो गुस्से से देख कर हमें गालियाँ भी दे रहे हैं। और जब हमने रेजिस्ट किया तो मुझे अफसोस से कहना पड़ता है, जब कोई बलोच औरत रेजिस्ट कर रही थी तो उसका दुपट्टा खींचा जा रहा था, उसकी कमीज़ खींची जा रही थी, उसकी शलवार भी खींच रहे थे, सिर्फ और सिर्फ इसलिए ताकि वो रेजिस्ट ना कर सके। जब औरतें बच्चे ये कामयाब हुए बस में जाकर बैठने में और बस को नहीं छोड़ा, उसके बाद सबसे पहले उन्होंने मुझे पकड़ा, मेरा मोबाइल फ़ोन पकड़ा गया, मुझे खींचा गया, मैं चीखती रही कि क्यों कर रहे हो, तो सारे जो अफसरान थे उनका ऑर्डर था मारो इसको मारना है, इसको नहीं छोड़ना है। तो 4-5 के करीब कांस्टेबल आए, कमरे में लाइट बंद की और मुझे मारना स्टार्ट किया। मैं चीखती रही कि आप क्यों मुझे मार रहे हो, आप लोग ऐसा नहीं करो प्लीज़, आप लोग किसी और के ऑर्डर्स को फॉलो कर रहे हो, ये नहीं करो, हमारे साथ औरतें हैं, बच्चे हैं, क्यों हमें मार रहे हो, जाओ। और जवाब में उनकी नफ़रत की इंतहा देखे तो ये बोल रहे थे बलूचियों तुम लोग जाओ अपने मुल्क में, यहाँ पे नहीं रहना है। और फिर जब 7 घंटे तक मुझे अफ़ज़ बेजा में रखा गया, बार बार मेरा मोबाइल फ़ोन नहीं दिया गया, बच्चे बूढ़े वहाँ पर इंतज़ार कर रहे थे। 7 घंटे बाद मीडिया के प्रेशर से और जो हमारे साथी थे, खासकर जो ड्राइवर था, जब उसने इनकार किया कि मैं जो है ना गाड़ी नहीं चलाऊँगा, उसके बाद मुझे खोला गया और उसके बाद जो है ना हमने कामयाबी से जो है ना अपने लोगों को इन्हीं जगहों में शिफ्ट किया। और अफसोस की बात आईजी साहब ने ये भी झूठ बोला कि हमने इनको हॉस्टल्स में रखा है। हम अपनी मदद आपके तहत यहाँ आए थे, क्योंकि हमारे कैंप इन्होंने काट दिए थे, हमारे कंबल इन्होंने फेंक दिए थे, हमारे जितने जो लोग आए थे उनके प्यारों की तस्वीरें तक उन्होंने फेंक दी, कुछ भी नहीं था हमारे पास। अब भी इतने ऐसे सैकड़ों ख़ानदान यहाँ पे पीछे जिनके कपड़े नहीं है, कुछ भी नहीं है, वो 4 दिन से एक ही जोड़ी में यहाँ बैठे हुए। वो सब जब उठा लिया गया था तब हम लोगों ने सिर्फ अपनी एनर्जी कुव्वत बचाए रखी, ताकि हम अगले दिन प्रेस क्लब में जो है ना इस्लामाबाद प्रेस क्लब में अपना एहतजाज कंटिन्यू कर सके। मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि उस दिन भी तकरीबन 24 घंटे तक हमें थ्रेट किया जा रहा था कि हम आपको नहीं छोड़ेंगे। अच्छा, मुझे अंत में बता दें, हम लोग क्वेश्चन पुट कर दें। अभी आईजी को सस्पेंड कर दिया गया है, डीसी को सस्पेंड कर दिया गया, अभी आपकी डिमांड्स क्या है? देखिए, आईजी और पुलिस के साथ तो हमारा मसला था ही नहीं। कल रात 3:30 बजे वीगो गाड़ी में नकाब पोश मर्द आए, क्योंकि उन्होंने हथियारे दिखाए और ख़वातीन को हरासा किया। उसके बाद जो है ना हमारे जो सामान था उसे उठा कर लेकर गए। मेरे ख्याल से पुलिस की जो वैन थी वो यहीं पे थी। एट अ टाइम यहाँ कैमरे 24 हर तरफ से लगे हुए हैं, कैमरेज को बंद किया गया। जब हमने उनसे पूछा कि ये हमारे ऊपर हमला आवर हुए तो उन्होंने कहा हमारा ये डोमेन नहीं है। तो हम समझते हैं कि रियासत का रवैया यही है। और अभी भी हमारे 100 के करीब ऐसे साथी हैं जिनमें डॉक्टर ज़हीर बलोच जो PhD के स्कॉलर है, उनका हमें कुछ नहीं पता, उनको किसी अदालत में पेश नहीं किया गया है। हमारा मुतालबा जो है ना इस तहरीक के तहत जो है ना इंटरनेशनल जितनी ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन है, UN है, उनको बलोच नस्ल कुशी के पर एक नज़रसानी करानी है कि आए देखें बलूचिस्तान में क्या रियासती मजालिम हो रहे हैं। और रियासत के अदारे, रियासत की जुडिशरी बिल्कुल नाकाम हो चुकी है। मुज़ाकरात को तो छोड़ें, ये लोग जो लोग हमारे तहरीक का हिस्सा बने उनको गिरफ्तार करके ले जा रहे हैं, जो लोग हमारी तहरीक का हिस्सा बने उन पर FIR की जा रही है। डॉक्टर ज़हीर जो है ना अभी तक गुमशुदा है, उसका कुछ पता नहीं है कि वो कहाँ है। ये वो संजीदगी है, ये वो हालत है जो बलूचिस्तान में हर गली कूचे में हो रहा है, जिसके तहत बलोचों को उनकी शिनाख्त की बिना पर जो है ना उनकी नस्ल कुशी की जाती है, उनको मारा जाता है, उनको फेंका जाता है, ना औरतें महफूज है ना बच्चे महफूज है। और एक ऐसी सूरत हाल इख्तियार कर दी गई है। कब तक अपना प्रोटेस्ट जारी रखेंगे? देखिए, ये तो रियासत पर डिपेंड करता है। यहाँ हमारे साथ ऐसी माएँ भी हैं जो बोलते हैं कि हम नहीं जाएंगे, और ये अब रियासत पर डिपेंड करता है कि ये प्रोटेस्ट यहाँ ख़त्म नहीं होगा। हम इस्लामाबाद से अगर गए भी तो ये मूवमेंट पूरे बलूचिस्तान में अब भी जारी है। हम पूरे बलूचिस्तान की नुमाइंदगी कर रहे हैं। 2 दहाइयों से जो रियासत ने बलूचिस्तान की आवाज़ को दबाया है, आज वो पूरा बलूचिस्तान उसके खिलाफ सरापा एहतजाज है। आवारान जिसको उसने फौजी चौंगी बनाया, कोलू जिसको उसने एक फौजी कॉलोनी की तरह ट्रीट किया, वहाँ के लोग भी हमारे कॉल का इंतज़ार कर रहे हैं। थैंक यू। 2 मिनट मुझे दीजिएगा प्लीज़। प्लीज़ आप मुझे गिराएंगे अभी, प्लीज़।
प्लीज़ प्लीज़ मुझे और भी काम है, मुझे और भी काम है। एक सवाल है जी